बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुर्रम अज़ीज़ फ़ानी है। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। इसके अलावा मैं एक टीचर और ट्रेनर हूँ। जो वीडियो आज हम लोगों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एरिया की सिलसिले की कड़ी है। इससे पहले हम लोगों ने आपके सामने 3 वीडियोस प्रेजेंट की हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी, डिफरेंट कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजी जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं। जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये अपने सिलसिले की बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है वो वीडियो है। चाहे आप ACCA के बारे में बात कर लें या आप लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स जो किसी भी लेवल पर पाकिस्तान में टीच किया जा रहा है या इवन इंटरनेशनली टीच किया जा रहा है, उस कोर्स के रेफरेंस से ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स के अंदर मैं इस वीडियो के अंदर पूरे कोर्स के रेफरेंस से जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं, मैं उनका जिक्र करूँगा। और हर एक स्टेप के रेफरेंस से जो टॉपिक्स जिसके बारे में स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो टॉपिक्स, वो एरियाज जिनके बगैर स्ट्रेटजी बन नहीं सकती, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, स्ट्रेटजी एनालाइज नहीं हो सकती, स्ट्रेटजी रिव्यू नहीं हो सकती, मैं उनका जो है ना वो जिक्र करूँगा। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल जो आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा, ये ना सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुक्स में नज़र आएगा, बल्कि आपको ACCA, सीमा, ACMA की बुक्स में भी ये आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। क्वाइट इंटरेस्टिंगली ये मॉडल जो भी आप लोग मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, जो आप लोगों को बुक्स के अंदर भी नज़र आ रहा होगा, ये मिंट्सबर्ग की बुक स्ट्रेटेजी सफारी में से जो है वो अडॉप्ट किया गया है। ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जो कि स्टार्ट होती है नंबर 1 विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज फॉलोड बाय एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम इस स्टेज को कॉर्पोरेट अप्रेजल कहते हैं। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि कॉर्पोरेट अप्रेजल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस, हम लोग स्वॉट एनालिसिस का जो फ्रेमवर्क है उसको यूज़ करते हुए हम लोग जो वो कर लेते हैं। एक दफ़ा हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस जो है वो जनरेट करते हैं। ऑप्शंस जनरेट करने के बाद उन ऑप्शंस को वैल्यूएट और चूज़ किया जाता है। फाइनली हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग रिव्यू एंड कंट्रोल करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने आपके सामने डिफरेंट स्टेप्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बताए हैं, ये फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट है, प्लानिंग स्कूल ऑफ थॉट जो मिंट्सबर्ग कहता होता था। मैं आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा फिर सारे स्टेप्स बता देता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजन एंड मिशन, analysis of external environment and internal environment. Third is generation of options. Fourth is evaluation of options. 5 choice. 6 implementation. 7 review and control, जिसको मॉनिटरिंग भी कहते हैं। अब आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप पूरे का पूरा कोर्स एक वीडियो के थ्रू आप लोग सीख लें, तकरीबन 10 मिनट में आपको पूरे कोर्स का आइडिया हो जाए, मैं हर एक स्टेप के रेफरेंस से जो डिफरेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डिफरेंट रिलेटेड एरियाज जिसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विजन एंड मिशन की। विजन ऑर्गेनाइजेशन का और मिशन ऑर्गेनाइजेशन का गाइड करता है सारे के सारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए। जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन हम लोग एनालाइज कर सकें, हमें एनालाइज करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का करंट पर्पस क्या है, उसका फ्यूचर पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की करंट स्ट्रेटजीज क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की मेजर वैल्यूज़ क्या हैं। इसके अलावा हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस सिस्टम कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोसाइटी की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट की तरफ जो है वो क्या रिस्पॉन्स रखती है, ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है। जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन एनालाइज कर रहे होते हैं, या हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन हम लोग बनाना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क जिसको हमें देखना चाहिए वो है कल्चरल वेब। हमारी जैसे अगर कल्चर के बारे में बात करूं, जैसे कि इंसान की पर्सनैलिटी होती है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है। हमारे एक्शंस, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी पे। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पर डिपेंड करता है। सो ऑर्गेनाइजेशन का करंट विजन मिशन, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर विजन एंड मिशन, ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे। सो वी हैव टू एनालाइज कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो है कि हमने अपने विजन और मिशन को देख के जो ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, दे हैव टू बी स्मार्टर, दे हैव टू बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड।
जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन बना रहे होते हैं, हमें इस कॉन्टेक्स्ट में मेंडलोज स्टेक होल्डर मैपिंग जो है उसको हमें तो ज़रूर देखना चाहिए। मेंडलो स्टेक होल्डर मैपिंग एक 2x2 का एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट, रिलेटिव इंटरेस्ट और रिलेटिव पावर की बेस पर स्टेक होल्डर्स को जो है वो हम लोग आइडेंटिफाई, एवेल्युएट और उनको उनके बारे में डिसाइड कर रहे होते हैं। जो स्टेक होल्डर ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा पावर वाले होते हैं, दे आर द की प्लेयर्स, उनके बारे में, उनके स्टेक्स को हमें ज़रूर अकाउंट फार करना है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा वो है एनालिसिस ऑफ करंट पोजीशन, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस करते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए हमारे पास कई फ्रेमवर्क्स हैं। टू स्टार्ट विद वी हैव टू एनालाइज मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए हमारे पास पेस्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, और सितंबर एनालिसिस हमारे लिए काफ़ी जो है वो यूज़फुल है। सितंबर स्टैंड फॉर सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट स्ट्रक्चर, बिजनेस साइकिल एंड फाइनली रिलीजियस। एक दफ़ा हम लोग मैक्रो या जिसको हम सोसाइटल कहते हैं या जिसको हम लोग एक दफ़ा हम लोग अपना मैक्रो, सोसाइटल और जनरल एनवायरनमेंट एनालाइज कर लें। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों को अपना टास्क, इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट जो है या माइक्रो एनवायरनमेंट हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास जो यूजफुल फ्रेमवर्क है दैट इज़ पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल एंड पोर्टर डायमंड। इसके साथ साथ हमें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखना चाहिए और फ्रॉम वेरी ब्रॉड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम लोग मूव करते करते हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक स्टेक होल्डर लेवल पे जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक ग्रुप लेवल पे हम लोगों को ज़रूर जाना है। जब हम लोग अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो उसका एनालिसिस कंप्लीट कर लें, नेक्स्ट स्टेप पे हमें अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो एनालाइज करना चाहिए। उसके लिए हमें रिसोर्स ऑडिट करना है, ऑर्गेनाइजेशन की कोर कंपिटेंसेस को हम देखेंगे, हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, इंडस्ट्री के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को देखेंगे, फिर हम लोग बेंचमार्किंग करके इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। साथ साथ हमें ओवरऑल पोर्टर्स वैल्यू चेन को यूज़ करके देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अपने प्रोसेसेस के थ्रू, अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के थ्रू स्टेक होल्डर्स की रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो जनरेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। ऑप्शंस जनरेट करने के लिए हमारे पास कई फ्रेमवर्क्स हैं। उसमें हमारे पास पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी आ जाता है, हमारे पास टोज मैट्रिक्स है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक क्लॉक है, हमारे पास बीसीजी मैट्रिक्स है, हमारे पास प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स जिसको हम आंसर ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस की स्ट्रेटेजीज हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि डूइंग नथिंग, एक्सपोर्टिंग, देन वी हैव गॉट लेट्स से ओवरसीज ब्रांचेज, ओवरसीज ऑपरेशन, उसके बाद हमारे पास एजेंट्स अपॉइंट करना, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जब हम लोग चॉइस के लेवल पे जाते हैं, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए हम लोग ये देखते हैं कि जो करंट कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग जो ऑप्शंस जनरेट किए हैं, क्या ये हमारे विजन और मिशन को सूट करते हैं, सूटेबिलिटी, क्या हमारे स्टेक होल्डर्स इन ऑप्शंस को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेबिलिटी, और क्या ऑपरेशनली ये ऑप्शन हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है, क्या फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर कैपेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं कि हम लोग इन ऑप्शंस को परसू कर सकें। सो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ फिजिबिलिटी। जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर जाते हैं, हमें एक ब्रॉड बिग लेवल चेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना है। सो हमें चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को भी ज़रूर देखना है। स्ट्रेटेजिक चेंज का साइज बहुत बड़ा होता है, सो वी कैन अडॉप्ट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट पर्टिकुलर चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाइल वी आर डूइंग दिस, हमें फाइनेंस अरेंज करना है जो कि इस बहुत बड़े चेंज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आ सके। सो वी हैव टू लुक इनटू द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। साथ के साथ में इस बड़े चेंज को हमें क्वालिटी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देखना है कि क्या रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, क्या रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रोसेस क्वालिटी, क्या रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सर्विस क्वालिटी जो हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं है। साथ के साथ में इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इश्यूज, मार्केटिंग के इश्यूज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इश्यूज जो भी हमें साथ साथ जो है वो देखनी है। फाइनली रिव्यू एंड कंट्रोल के लेवल पे हमें जाके देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे फाइनेंशियल मेजर्स आइडेंटिफाई कर ले, ऐसे नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आइडेंटिफाई कर ले जिसके थ्रू ये इंश्योर हो सके कि डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायर्ड मिशन और विजन को जो है वो अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। इस पर्सपेक्टिव में हमारे पास जो यूजफुल फ्रेमवर्क्स हैं उसमें एक बैलेंस स्कोर कार्ड है, दूसरा हमारे पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपकी कहीं न कहीं सब दुआओं को कबूल किए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।